गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन। लास्ट क्लास में तुमने देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस haploid rounded cells are formed, something like that, which had half the number of chromosomes and which contained almost all the cell organelles, right? Then ये जो haploid cell है, it was converted into a highly specialized cell जिसको हमने नाम दिया स्पर्मेटोजोन। स्पर्मेटोजोन जो है सिंगुलर है और इसी का प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक तरह से आप लगा लो जैसे फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला के सर पे जैसे एक हेड लग गया हो, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ तुम्हें पता है? हमने किया था कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आए। न्यूक्लियस में बहुत सारे चेंजेस आए। साइटोप्लाज्म वाज लॉस्ट, बहुत साइटोप्लाज्म जो है बहुत ही कम रह गया था। प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें चेंज आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज आया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो लॉस्ट हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज आया। गोल्गी एपरेटस ने किस तरह से एक्रोजोम बनाया, ठीक है ना। देन माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से स्पाइरल हो गया। सेंट्रियोल जो है वो चेंज हुआ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से अब आप देखो इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स में चेंज आने के बाद एक जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर और यू कैन से हाईली स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने नाम दिया स्पर्मेटोजोआ और यू कैन से स्पर्म। ठीक है, नाउ आज हम करेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ द स्पर्मेटोजोन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन, राइट। नाउ अगर हम देखें, ये देखो ये जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज नेक, थर्ड इज मिडल पीस एंड फोर्थ इज टेल। अब हम 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हेड रीजन। हेड की शेप जो है कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये देखो पूरा जो ब्लू कलर का ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो हेड की जो शेप है वो न्यूक्लियस डिटरमाइन कर रहा है। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए और प्रोटीन का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन जो है वो न्यूक्लियस की शेप को डिटरमाइन करता है, विच इन टर्न हेड ऑफ स्पर्म की शेप जो है वो डिटरमाइन करता है। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी एनिमल्स में जो हेड जो है, जैसे जो यू कैन से मोलस्क हैं उनमें जो हेड की शेप जो है राउंडेड है। ह्यूमन में तो आप देख ही रहे हो ओवल शेप्ड है, ठीक है। फ्रॉग में वो रॉड लाइक है, रॉड की शेप इस तरह होती है ना, फ्रॉग में रॉड शेप है। और सेलेमेंडर में जो है वो लेंस शेप्ड होती है, लेंस इस तरह से तलवार वाली शेप को लेंस शेप बोलते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखोगे रैट में जो है इसकी शेप जो है इस तरह हुक्ड शेप है। सो जो ये हेड की शेप है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब हेयर यू विल सी दैट हेड जो किसका बना है? न्यूक्लियस विच इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, राइट। या देर इज नो आरएनए ओवर हेयर, नो एसिडिक प्रोटीन्स। और एंड यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो न्यूक्लियस इफ यू सी इट इज सराउंडेड बाय वेरी थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट। ये देखो आप, ये जो nuclear membrane. Nucleus is surrounded by nuclear membrane without any pore complex, राइट। और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप देखोगे बहुत ही छोटी, बहुत ही वेरी, इफ यू सी दिस एरिया, वेरी थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर। ये देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वेरी थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर, ठीक है। नाउ आफ्टर द हेड में, तो अब हमने वी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियस। हेड में आप देखो एक और रीजन है, दैट इज एक्रोजोम, ठीक है। एक्रोजोम जो है एक तरह से हेड का क्या बना रहे, जस्ट
Acrosome is forming head of the, you can say, or you can say cap of the nucleus. ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर जो है वो एक्रोजोम प्रेजेंट है. इसमें भी आप देखो एक्रोजोम जो तुम्हें पता है किससे बना था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से. ठीक है, और इसमें क्या है, बीच में एक्रोजोमल ग्रैन्यूल है. और ये एक्रोजोम ग्रैन्यूल क्या करती है, ये एक्रोजोमल ग्रैन्यूल जो इट कंटेन्स सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. और यहाँ पर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सी है, यहाँ पे हाइलोयूरोनिडेज. ये एंजाइम क्या करती है, ये इस एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है ये एंजाइम. ठीक है, अब आप देखोगे कि एक्रोजोम की खुद की एक, इसके अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है. यहाँ पर आप देखोगे, कैन यू सी दिस रेड येलो कलर पोर्शन, जस्ट रब दिस. ये देखो येलो कलर जो पोर्शन है, इसकी अपनी खुद की जो है एक मेम्ब्रेन है, गोल्गी मेम्ब्रेन, जो कि एक्रोजोम के चारों तरफ प्रेजेंट है. राइट नाउ अगर हम एक्रोजोम की और डिटेलिंग स्टडी करेंगे तो ये देखो क्या होता है कि एक्रोजोम जो है, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स. प्रिंसिपल सेगमेंट, इसको अपाइकल सेगमेंट भी बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल सेगमेंट. ठीक है, अब प्रिंसिपल सेगमेंट जो है क्या है, ये वो पोर्शन है विच कंटेन्स ग्रैन्युलर पोर्शन, एक्रोजोमल ग्रैन्यूल. ठीक है, और इक्वेटोरियल रीजन वो रीजन, कैन यू सी दिस रीजन, यहाँ पर जो है ग्रैन्युलेटेड पोर्शन नहीं है, केवल ये जो मेम्ब्रेन से आपस में क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया हुआ है. नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस, सी व्हाट हैपेंस इज, जो अपाइकल पोर्शन है वो क्या कंटेन कर रहा है, दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम. और ये राइट और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दिस पोर्शन इज लॉस्ट, अपाइकल पोर्शन इज लॉस्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन. तो कौन सा पोर्शन रिटेन्ड होता है, ये इक्वेटोरियल सेगमेंट पोर्शन ही रिटेन्ड होता है. और यही वो पोर्शन है जो एग मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करता है, सो दैट द न्यूक्लियस passes into the cytoplasm of the egg. So equatorial segment of acrosome region plays very important role in fertilization, because ये एरिया ही रिकॉग्नाइज करता है एग मेम्ब्रेन को, और एग मेम्ब्रेन के साथ रिकॉग्नाइज करने का बाइंड भी करता है, एंड द अपाइकल पोर्शन इज लॉस्ट. राइट, देन यू सी देर इज पोस्ट एक्रोजोमल रीजन ऑल्सो. यहाँ पर भी आप देखो सर्टेन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट विच उसकी कंपोजिशन की कोई वी डो नॉट हैव एनी नॉलेज क्या उसका रोल है. राइट, सो एंड सी लेट मी टेल यू कि दीज पर्टिकुलर एरियाज दे आर वेरी प्रोमिनेंट इन सम एनिमल्स. हालांकि ह्यूमन मैमल मेमेलियंस पर में ये एरियाज इतने प्रोमिनेंट नहीं दिखती, बट दे आर प्रेजेंट. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट प्रेजेंट, बट दे आर नॉट कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट. दैट इज द अपाइकल सेगमेंट एंड द इक्वेटोरियल सेगमेंट. सो ये तो था हेड रीजन. ठीक है, हेड रीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्रोजोम रिएक्शन. करेक्ट. नाउ उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट पोर्शन अभी, दैट इज द नेक पार्ट ऑफ द स्पर्म. नेक पार्ट आप देखो एक छोटा सा डिप्रेशन है और कुछ नहीं, और वेरी शॉर्ट एरिया इज देयर. ठीक है, अगर हम नेक पोर्शन में आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो नेक में क्या है कि डिप्रेशन में ना एक दिस पोर्शन, कैन यू सी दिस ब्लैक कलर्ड पोर्शन, राइट, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग पीस. ये जो है कनेक्टिंग पीस है, और ये कनेक्टिंग पीस जो है डिप्रेशन में प्रेजेंट है, और किसके, न्यूक्लियस की बेस पर प्रेजेंट है. और ये अब देखो छोटे छोटे फिलामेंट के साथ उसके साथ जॉइंट है. ठीक है, बाकी जो मैमेलियन स्पर्म में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती. मैमेलियन स्पर्म में आप देखो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है नेक रीजन में.
तो ये जो न्यूक्लियस के डिप्रेशन में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जस्ट उसके राइट एंगल पर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम डिस्टल सेंट्रियोल, राइट. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीवेज, बिकॉज ये इतना पोर्शन है जो कि एग फर्टिलाइजेशन के टाइम एग में ट्रांसफ़र होता है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन डज नॉट गेट एंट्री इनटू द एग साइटोप्लाज्म, और वहाँ जाकर केवल यही अकेला सेंट्रियोल बचता है जो कि क्लीवेज या फर्दर सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, और तुम्हें पता है सेंट्रियोल्स जो है किसके बने, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं दोनों ही सेंट्रियोल, राइट. नाउ वी कम टू थर्ड पोर्शन दैट इज मिडिल पीस. अब आप देखो मिडिल पीस क्या है, एकदम हाईली सिलिंड्रिकल एरिया है, राइट. और यहाँ पर आप देखो ये जो स्पाइरल एरिया है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोलते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है. और ये देखो डिस्टल सेंट्रियोल का जो पोर्शन है ना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके चारों तरफ इस तरह से स्पाइरल बना रहा है. माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, इट प्रोवाइड एटीपी, राइट. इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द spermatozoa. Now see what happens is कि यूजुअली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी जो है स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है. तो अगर विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम अगर ये स्पर्म जो है इफ इट डजेंट रीच नियर द एग इट डाइज ऑफ, बिकॉज एनर्जी जो है वो इसकी एग्जॉस्ट हो जाती है एंड इट इज़ नो मोर एबल टू मूव एंड सर्च फॉर एग मेम्ब्रेन. ठीक है, नाउ हम आते हैं फोर्थ पोर्शन पे दैट इज़ द टेल पोर्शन. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि जस्ट आप देखो कि जैसे मिडिल पीस ख़त्म होता है यहाँ पे इन्होंने नाम दिया रिंग सेंट्रियोल, और यू कैन से इस पोर्शन को एन्युलस भी बोलते हैं. दिस मार्क्स द एंड ऑफ द मिडिल पीस एंड बिगिनिंग ऑफ द टेल रीजन. टेल जो है अब आप देखो यहाँ पर जो है फाइब्रस शीट है, यहाँ पर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, फाइब्रस शीट प्रेजेंट है. और यहाँ पे आप देखो कि जो डिस्टल सेंट्रियोल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कंटिन्यू कर रही है एंड इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट. एक्सियल फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है, एक्सोनीम भी है. ठीक है, और ये जो एक्सियल फिलामेंट एक्सोनीम है ये व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का अगर हम सेक्शन ले समवेयर, सपोज हम यहाँ से सेक्शन लेते हैं तो वी फाइंड that in the central there are 2 microtubules separated by a distance and in the periphery there is you can say 9 pair of doublet centrioles like this. ठीक है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट. और ये थ्रू आउट जो है एंड तक जो है टेल के प्रेजेंट होता है और एक तरह से यू कैन से फ्लैजिला पार्ट बनाता है, या इसको एक्सोनिम भी बोलते हैं या इसको एक्सियल फिलामेंट भी बोलते हैं, राइट. सो दिस इज़ हाउ समटाइम्स पता है कुछ एनिमल्स में होता है कि ये जो फाइब्रस शीट है ना वो यहाँ पर टेल के एंड होने से पहले यहाँ पे एंड कर जाती है, इसको फिर एंड प्लेट भी बोलते हैं. बाय द टाइम इट कम्स, जब तक ये एंड तक आते तो ये सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं, केवल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वही प्रेजेंट होते हैं. और तुम्हें पता है ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच वी कॉल एज ट्यूब्यूली, राइट. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इज. नाउ व्हाई देयर वाज नीड टू चेंज the shape of the haploid what do you call this spermatid, क्योंकि spermatid ही sperm में change हुआ है ना, हमने पिछली क्लास में किया था. why there was need first of all कि ये जो structure है sperm का ये मोटाइल है, ठीक है ना. जो एग वो इमोबाइल है और ये मोटाइल है, और मोटाइल होने से इट कैन मूव अप टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. दूसरा पार्ट स्पर्मेटोजोआ क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू रिस्टोर द
diploidy of the cell. That is why there is need of the sperm to change its structure so that it can meet the requirement of attaining diploidy of the cell, which is the characteristic feature of any organism. ठीक है, आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है वो समझ में आ गया होगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.